आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गुड़ की चाय। ये कहानी श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह शिकायत मुझसे मुझे भी है से ली गई है। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये कहानी। गुड़ की चाय। आजकल मैं गुड़ की चाय पीता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे शहीद हो रहा हूँ। हम छोटी-छोटी चीज़ों से मरते जीते हैं। मध्यम वर्गीय आदमी शक्कर के अभाव में गुड़ की चाय पीता है। वो गुड़ की चाय पीता है तो सोचता है इसके आगे भगत सिंह का बलिदान कुछ भी नहीं। अगर भारतवासी 1920 से 1930 तक गुड़ की चाय पी रहे होते तो शायद 1931 में देश आज़ाद हो जाता। मुझे शिकायत नहीं है। देश का बकाया चुका रहा हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में हम जेल नहीं गए थे, इसलिए शायद गुड़ की चाय पी रहे हैं। जो जेल गए थे वो शक्कर की चाय पीते हैं। हम नहीं गए तो हम गुड़ की पीते हैं। गलती अपनी ही है। मगर तब हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अभी जेल चले जाओगे तो आगे शक्कर की चाय पियोगे और मज़े से कंसंट्रेशन कैंप चलाओगे। उसी देश के नाम पर कोई शक्कर की चाय पीता है तो कोई गुड़ की। गुड़ की पीने वाला पूछने लगा है, क्या ये मेरा देश नहीं है? शायद नहीं, दूसरों का देश है। मैं तो इसमें किराए से रहता हूँ। जब मुझसे देशभक्ति की माँग की जाएगी तब सोचूँगा कि किराए की ज़मीन के लिए प्राण दूँ कि नहीं दूँ? या पहले ज़मीन अपने कब्ज़े में कर फिर उसके लिए लड़ूँ। इस देश का आम आदमी अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। वो अपने ही मकान में किराए से रहता है। ये किराएदार आजकल गुड़ की चाय पीते हैं और रोते हैं। बहुत लोगों के चेहरे गुड़ के ढले की तरह हो गए। कल एक के घर चाय पी रहा था तो लग रहा था जैसे मृत्यु भोज में शरीक हो रहा हूँ। उस आदमी ने बड़ी पीड़ा से कहा, क्या करें भैया, शक्कर तो मिलती ही नहीं है। ऐसा भाव था जैसे इसकी माँ मर गई हो और ये कह रहा हो, भैया हमारी माताजी शक्कर देवी की मृत्यु हो गई है। मैं कहता, राम राम, बड़ा बुरा हुआ। क्या बीमारी थी माता राम? वो जवाब देता, बीमारी कुछ नहीं थी। 4-5 दिन पहले तक माताजी बाजार में चलती फिरती थीं। फिर अफसरों और काला बाजारियों ने उन्हें मार डाला। मैं पूछता, भैया माता राम के क्रियाकर्म तो अच्छे से कर दिए हो ना? वो माथा ठोकता और कहता, अरे कहाँ कर पाए, उन लोगों ने लाश तक नहीं दी, चुपचाप कहीं गाड़ दी। मैं उसे समझाऊंगा, खैर माताजी तो गईं, उनकी इतनी ही उम्र थी, पर तुम्हारा बाप बूढ़ तो अभी जिंदा है ना, उसकी खैर मनाओ। यूं खैर मनाने से कुछ नहीं होता। मरने वाला मारने वाला पालने वाले से बड़ा हो गया है। देखा तो नहीं पर सुना है कि पहले दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता था। कौन लिखता था ये तो आस्तिक लोग ही जानते होंगे, पर अब वही दाने दाने पर काला बाजार वाले का नाम लिखने लगा है। दाने पर खाने वाले के बदले उसके बिना मरने वाले का नाम लिखकर काले गोदाम में डाल देता है। किससे कहें? संयमी और नैतिकवादी अर्थमंत्री से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। वो कह देंगे चाय ही क्यों पीते हो? चाय से वासना बढ़ती है, नीम की पत्ती पीस कर पिया करो। उनसे अन्न की अभाव की शिकायत करो तो वो कहेंगे ज़्यादा खाने से पाचन क्रिया खराब होती है भैया, कम खाया करो। तब कोई ये भी पूछ सकता है कि भैया जिंदा ही क्यों रहें? इस पर भी वो शांति से जवाब देंगे, इस मल-मूत्र की खान पापमय देह का क्या मोह? सच कह रहे हो। यह सब कहते वक़्त भी बदनीयती मुझ में ही है। सोचता हूँ, झूठे बताकर कई लोग परमिट ला रहे हैं तो मैं भी ले आऊँ। हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है कि बड़ी बेईमानी है। परमिट का एक मान्य कारण माता-पिता का श्राद्ध है। कई लोग इस कारण से ले आते हैं। बेटा कहता होगा, पिताजी और किसी तरह शक्कर नहीं मिलती, आपके श्राद्ध के बहाने से ही मिल सकती है। बूढ़ा तो यूं ही चटोरा होता है। वो कहेगा, बेटा शक्कर के लिए तो मैं 10 बार मरने को तैयार हूँ, तुम तो ले आओ। मगर मैं ये भी नहीं कर सकता। माता पिता परमिट के झंझट से पहले ही चले गए। इतने साल बाद उनके श्राद्ध के लिए शक्कर मांगूं तो ये धांधली बहुत ही बड़ी हो जाएगी। यूं तो माता पिता बहुत उपयोगी चीज़ हैं। उनकी मौत की झूठी घोषणा से शक्कर मिल सकती है। इस ज़माने में हर आदमी को एक ऐसे मौके पर काम आने के लिए
माता-पिता ज़रूर रखने चाहिए। हम नहीं रख पाए, पछताते हैं। लेकिन छोटे आदमी का बाप सचमुच मर जाए, तो भी कोई निश्चित नहीं कि शक्कर मिल ही जाएगी। एक छोटा आदमी अपने पिता के श्राद्ध के लिए शक्कर की दरख्वास्त लेकर पहुँचा। वो जानता था कि पिता को स्वर्ग में तभी जगह मिलेगी, जब यहाँ के ब्राह्मण धर्मराज को खबर भेज देंगे कि इसके बेटे ने हमको लड्डू खिला दिए हैं, अब इसे स्वर्ग भेज दो, वरना शक्कर की मारी इसकी आत्मा भटकती रहेगी। पर खाद्य अफ़सर ने उससे कह दिया, 15 दिन पहले दरख्वास्त देना चाहिए। श्राद्ध मौत के 11 दिन बाद होता है, 15 दिन पहले दरख्वास्त कैसे देता? इस घटना से छोटे आदमियों के बापों को सबक लेना चाहिए कि बेटे को मरने का प्रोग्राम एक आध महीना पहले ही बताकर जाएं। छोटे आदमियों को चाहे जब मर जाने की सुविधा नहीं है, उसे नोटिस देकर मरना चाहिए, वरना उसकी आत्मा की दुर्गति होती रहेगी। बड़े आदमी का बाप जब चाहे मर सकता है और उसका तुरंत श्राद्ध करके उसे फौरन स्वर्ग में भेजा जा सकता है। छोटे आदमियों के बाप आजकल बड़े बदतमीज हो गए हैं, चाहे जब मर जाते हैं। यही छोटे लोग त्योहारों में शक्कर मांगते हैं। अक्सर शक्कर त्योहारों पर गायब हो जाती है। मैं पिछले 2-3 सालों से शक्कर के बर्ताव का अध्ययन कर रहा हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि शक्कर बहुत ही धर्मनिरपेक्ष है। वो मुहर्रम पर गायब होती है तो जन्माष्टमी पर भी नहीं रहती। हमसे हम सबसे ज़्यादा सेकुलर शक्कर है। इतना ही नहीं, मुहर्रम पर 4 रुपए किलो मिलकर वह मुसलमानों को करबला की ट्रेजेडी की याद दिलाती है और जन्माष्टमी पर इसी भाव या इससे ज़्यादा मिलकर देवकी और वासुदेव की मुसीबत का बोध भी हमें कराती है। नंद बाबा इसीलिए तो उफनाती यमुना से कृष्ण को निकालकर नंदग्राम ले गए थे कि कंस के राज में बच्चे को दूध के लिए शक्कर नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर खाने-पीने की चीज़ें भी एमएलए की तरह आसानी से उपलब्ध होतीं। गेहूँ, चावल, शक्कर सब ब्लैक में दब गए हैं। मगर हर राज्य में एमएलए खुले बाज़ार में घूम रहे हैं। हर पार्टी, हर राजा और हर रानी सौदा पटा रहे हैं। एक पार्टी का राजा दूसरे पार्टी के राजा की लड़की के लिए अपने कुमार की शादी सेट कर रहा है और दहेज में धन दौलत नहीं मांग रहा, सिर्फ 15 एमएलए मांग रहा है, सिर्फ 15 एमएलए। मुझे सुनकर ऐसा लगता है कि वो एमएलए नहीं 15 शक्कर के बोरे मांग रहा हूँ। हर एमएलए मुझे एक शक्कर के बोरे की तरह मालूम होता है। खाद्य विभाग के अधिकारी को देखकर भी मुंह में पानी आता है। वो भी शक्कर के बोरे की तरह ही मालूम होता है। कहीं के खाद्य अधिकारी की लोग शिकायत करते थे कि ये उपभोक्ता भंडारों के मंजूर हुई शक्कर रोक देते हैं और तब चौगुने दाम पर व्यापारियों को शक्कर बेचने का सुविधा देते हैं। मैंने एक अखबार के ज़रिए लोगों से कहा था कि शक्कर के मामले में लगातार गोलमाल करते-करते साहब खुद मीठे हो गए होंगे। वो सैकरीन की एक बड़ी टिकिया हो गए होंगे। अब उन्हें अगर पानी में डाल के हिलाओ तो पानी मीठा हो जाएगा। उस पानी से आप चाय बना सकते हैं, आप चाय बनाकर पी सकते हैं। लोग अपने कुओं का पानी इस तरह मीठा करके मज़े में उसकी चाय बनाकर पिएँ। कितना अच्छा विकल्प है कि ये भी। बड़ा अच्छा सुझाव था। मगर कुछ भद्र लोगों ने मुझे टोका। वो मेरे माथे पर चढ़ बैठे। कैसी बातें करते हो यार? लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हो? कानून और व्यवस्था तोड़ना चाहते हो? चौथे, आम चुनाव के बाद हो, बहुत ही ज़्यादा हलचल है वैसे भी। देश को इस वक़्त स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी की बातें करो। इन स्टेबिलिटी वालों को मैं जानता हूँ। इनकी अच्छी बंधी आमदनी होती है, इनका बढ़िया घर होता है, उसमें अच्छे फर्नीचर होते हैं, फ्रिज होता है, इंटीरियर होता है, बीमे की पॉलिसी होती है, इनके लिए वीकेंड भी होता है, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये इस बीमार आदमी की निरंतरता में खलल नहीं चाहते, यही स्टेबिलिटी का नारा लगाते हैं। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में पलंग पर एक आदमी पड़ा है, मुलायम गद्दा है, तकिया है, कूलर है, आजकल के परिदृश्य में कूलर की जगह कह लीजिए कि एसी है।
उसे फलों का रस ऐसे पड़े-पड़े ही मिल रहा है, विटामिन मिले जा रहा है, बिस्तर पे ही एनीमा लगा दिया गया है। उससे कहो, यार ज़रा बाहर घूम फिर कर आओ, वो कहेगा, नहीं, क्या ज़रूरत है? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए।